आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 11, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दर्द पर एक चोट और लगी। कनक कलेजा थाम कर रह गई। वज्र की तरह ऐसे ही लोग कठोर हुआ करते हैं। पहले जीवन में एकांत की कल्पना ने जिन शब्दों का हार गूंथा था, उसकी लड़ी में यतिभंग हो गया। तमाम रात प्रणय के देवता के चरणों में पड़ी रोकर भोर कर दिया। प्रातःकाल ही उनके सत्य आशीष का कितना बड़ा प्रमाण। अब वो समय की सरिता सागर की ओर नहीं, सूखने की ओर बढ़ रही थी। जितना ही आंसुओं का प्रवाह बढ़ रहा था, हृदय उतना ही सूख रहा था। बरामदे से चलकर वो फिर पलंग पर पड़ रही। कलेजे पर सांप लौट रहा था। कितना अपमान! यही वो राजकुमार था जिसने एक सच्चे वीर की तरह उसे बचाया था। छी छी! इसी दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य की जबान थी, तुम मेरे शरीर की आत्मा हो, तुम मेरी कल्पना की तस्वीर हो, रूप की रेखा, डाल की कली, गले की माला, स्नेह की परी, जल की तरंग, रात की चांदनी, दिन की छाह हो। ये उसी राजकुमार की प्रतिज्ञा है। कनक ने उठकर बिजली का पंखा खोल दिया। पसीना सूख गया। हृदय की आंच और तेज हो गई। इच्छा हुई राजकुमार को खूब भली बुरी सुनावे। तुम आदमी हो, एक बात कहकर फिर भूल जाने वाले तुम आदमी हो। तुम होटलों में खाने वाले मेरे हाथ का पकाया भोजन नहीं खा सकते। ये कौन थी? होगी कोई मुझसे जरूरत? ना, इधर गई है, पता लेना ही चाहिए। ये थी कौन? मैना। मैना सामने खड़ी हो गई। गाड़ी जल्द तैयार करना। रात ही को राजकुमार के चले जाने के बाद कनक ने गहने उतार डाले थे। जिस वस्त्र में थी उसी में जूते पहन खटाखट नीचे उतर गई। इतना जोश था जैसे तबीयत खराब हुई ही नहीं। खोजने जाऊं? ना। नीचे मोटर तैयार थी, बैठ गई। किस तरफ चले? ड्राइवर ने पूछा। राजकुमार की मोटर सियालदह की ओर गई थी। उसी तरफ देखती रही। इस तरफ। दूसरी तरफ वेलेस्ली स्क्वायर की तरफ चलने के लिए कहा। मोटर चल दी। धर्मतल्ला मोटर पहुंची तो बाएं हाथ चलने के लिए कहा। वो राह भी सियालदह के करीब समाप्त हुई है। नुक्कड़ पर पहुंची तो स्टेशन की तरफ चलने के लिए कहा। कनक ने राजकुमार की मोटर का नंबर पीछे से देख लिया था। सियालदह स्टेशन पर कई मोटर खड़ी थीं। उतरकर देखा, उस मोटर का नंबर नहीं मिला। कलेजे में फिर नई लपटें उठने लगीं। स्टेशन पर पूछा, क्या अभी कोई गाड़ी गई है? 6 अप एक्सप्रेस गया। कितनी देर हुई? 7:05 पर छूटता है। खड़ी रह गई। कैसी आदमियत! देखा, पर मिलना उचित नहीं समझा। और मैं पीछे लगी फिरती हूं। बस अब मेरे पैरों भी पड़े तो मैं उधर देखूं नहीं। कनक चिंता में डूब रही थी। भीतर बाहर, पृथ्वी अंतरिक्ष, सब जगह जैसे आग लग गई है। संसार आंखों के सामने रेगिस्तान की तरह तप रहा है। शक्ति का, सौंदर्य का एक भी चित्र नहीं देख पड़ता। पहले की जितनी सुकुमार मूर्तियां कल्पना के जाल में आप फंस जाया करती थीं, अब वे सब जैसे पकड़ ली गई हैं। किसी ने उन्हें इस प्रलय के समय अन्यत्र कहीं विचार करने के लिए छोड़ दिया है।
कनक मोटर पर आकर बैठ गई। घर चलो। ड्राइवर मोटर ले चला। कनक उतरी कि एक दरबान ने कहा, मैम साहब बैठी हैं। कनक सीधे अपने पढ़ने वाले कमरे में चली गई। मैम साहब सर्वेश्वरी के पास बैठी हुई बातचीत कर रही थीं। राजकुमार के जाने के बाद सर्वेश्वरी के मन में आकस्मिक एक परिवर्तन हो गया। अब वो कनक पर नियंत्रण करना चाहती थी, पर उसे मनुष्य के स्वभाव की बड़ी गहरी पहचान थी। कुछ दिन अभी कुछ न बोलना ही वो उचित समझती थी। कैथरीन की इस संबंध में उसने सलाह ली। बहुत कुछ वार्तालाप हो चुकने के बाद उसने कैथरीन को कनक के गार्जियन के तौर पर कुछ दिनों के लिए नियुक्त कर लेना उचित समझा। कैथरीन ने भी 6 महीने तक के लिए आपत्ति नहीं की। फिर उसे यूरोप जाना पड़ा। उसने कहा था कि अच्छा हो अगर उस समय वो कनक को पश्चिमी आर्ट, नृत्य, गीत और अभिनय की शिक्षा के लिए यूरोप भेज दे। कनक में जैसा एकाएक परिवर्तन हो गया था, उसका ख्याल कर सर्वेश्वरी इस शिक्षा पर उसके प्रवृत्त होने की शंका कर रही थी। अतएव कैथरीन को मोड़ फेर देने के लिए नियुक्त कर लिया था। कनक के आने की खबर मिलते ही सर्वेश्वरी ने बुलाया। माँ जी बुलाती हैं, मायना ने कहा। कनक माता के पास गई। मैम साहब से तुम्हारी ही बातें हो रही थीं। कनक की भौहों में बल पड़ गए। कैथरीन ताड़ गई। कहा, यही कि अगर कुछ और बाकायदा पढ़ लेती तो और अच्छा होता। कनक खड़ी रही। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है। कनक ने तीव्र दृष्टि से कैथरीन को देखा। यूरोप चलने का विचार है? हाँ, सितंबर में तय रहा। अच्छी बात है। सर्वेश्वरी कनक की बेफांस आवाज से प्रसन्न हो गई। माता की बगल में कनक भी बैठ गई। विजयपुर के राजकुमार का राज तिलक है। कनक कांप उठी, जैसे जल की तरंग अपने मन में बहती हुई सोचने लगी। राजकुमार का राज तिलक? स्पष्ट कहा। हाँ, हमने बयाना ले लिया, 200 रोज खर्च अलग। कब है? हमें परसों पहुंच जाना चाहिए। मैं भी चलूंगी। तुम्हें बुलाया है पर हमने इनकार कर दिया। कनक माता को देखने लगी। क्या करते? हमने सोचा शायद तुम्हारा जाना न हो। नहीं, मैं चलूंगी। तुम्हारे लिए तो और आग्रह करते थे। मैम साहब, क्या उस वक्त साथ चलने के लिए आपको फुर्सत होगी? फुर्सत कर लिया जाएगा। मैम साहब की आंखें रुपयों की चर्चा से चमक रही थीं। तुमको 500 रुपये रोज देंगे अगर तुम महफिल में जाओ, या 100 रुपये रोज सिर्फ उनसे मुलाकात कर लेने के। कनक के हृदय में एक साथ किसी ने 1000 सुइयां चुभो दी। दर्द को दबाकर बोली, उतरूंगी। सर्वेश्वरी की मुरझाई हुई लता पर आषाढ़ की शीतल वर्षा हो गई। ये बात है, अपने को संभाल लो, तमाम उम्र खराब कर देने से फायदा क्या। हृदय की खान में बारूद का धड़ाका हुआ। करुण अध खुली चितवन से कनक राजकुमार का चित्र देख रही थी, जो किसी तरह भी हृदय के पट से नहीं मिट रहा था। कह रही थी, सुनते हो पुरुष, ये सब मुझे किसकी गलती से सुनना पड़ रहा है? चुपचाप दर्द को थाम कर। तो तय रहा? हाँ, तय रहा। तार कर दिया जाए? कर दीजिए। तुम खुद लिखो अपने नाम से। कनक झपट कर उठी, अपने पढ़ने वाले कमरे से एक तार लिख लाई। राजा साहब, आपका तार मिला। मैं अपनी माता के साथ आपकी महफिल करने आ रही हूं। सर्वेश्वरी तार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। सुनो। कैथरीन कनक को साथ अलग बुला ले गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कनक के स्वभाव का ऐसा चित्र उसने आज ही देखा था। वो उसे ऊपर के कमरे में बुला ले गई। वहां अंग्रेजी में कहा, तुम्हारा जाना अच्छा नहीं। बुरा क्या है? मैं इसीलिए पैदा हुई हूं। राजा लोग, मैंने सुना है, बहुत बुरी तरह पेश आते हैं। हम लोग रुपए पाने पर सब तरह का अपमान सह लेती हैं। तुम्हारा स्वभाव पहले ऐसा नहीं था। पहले बयाना भी नहीं आता था। तुम यूरोप चलो, यहां के आदमी क्या तुम्हारी कद्र करेंगे? मैं वहां तुम्हें किसी लॉर्ड से मिला दूंगी। कनक की नसों में किसी ने तेज झटका दिया। वो कैथरीन को देख कर रह गई। तुम क्रिश्चियन हो जाओ, राजकुमार तुम्हारे लायक नहीं। वो क्या तुम्हारी कद्र करेगा?
वो तुमसे दबता है, रद्दी आदमी। मैडम। कड़ी निगाह से कनक ने कैथरीन को देखा। आंखों की बिजली से कैथरीन कांप उठी, कुछ समझ न सकी। मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूं, तुम्हें ठीक राह पर ले चलने का मुझे अधिकार है। कनक संभल गई। मेरी तबीयत अच्छी नहीं, माफ कीजिएगा, इस वक्त मुझे छुट्टी दीजिए। कनक को देखती हुई कैथरीन खड़ी हो गई। कनक बैठी रही। कैथरीन नीचे उतर गई। इसका दिमाग इस वक्त कुछ खराब हो रहा है, आप डॉक्टर की सलाह लें, कहकर कैथरीन चली गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 11, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।